बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज आपका सेकंड लेक्चर। ठीक, आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर पूरा देखा होगा और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। तो एक बार बच्चे रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या जाना था, हमने एक बुक स्टार्ट करी थी। बुक का नाम क्या था बच्चे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, सबसे पहले हमने एनालिसिस को जाना। एनालिसिस का मतलब क्या था बच्चे? जांचना, हिंदी में से जांचना बोलते हैं। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इस पूरी बुक का मतलब था क्या था कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जांचना, एनालाइज करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, याद आ रहा है आपको? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 4 चीज़ों को इंक्लूड करा था। सबसे पहला क्या था? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, याद आ रहा है? देन बैलेंस शीट, एक रिवीजन कर रहे हैं छोटी सी, बैलेंस शीट जल्दी से। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक लास्ट था नोट्स टू अकाउंट। क्लियर हो गया पक्का? इन चारों चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके बोलते थे तो हम क्या बोलते थे कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर हमने जाना कि एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करेंगे। बच्चे एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? हमें चाहिए टूल्स। किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? टूल्स। तो हमारे सिलेबस में टोटल में बच्चे 4 टूल्स की बात है। 4 टूल्स है। पहला टूल्स कौन सा बताया मैंने आपको? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। ठीक, दूसरा टूल्स कौन सा था बच्चे? दूसरा टूल था हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा टूल्स रेशो एनालिसिस। और लास्ट क्या था हमारे पास? कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद आ रहा है? ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था बच्चे? इसके बाद हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करी थी। कि पहला टूल्स उठाया था कंपेरेटिव स्टेटमेंट। मैंने बोला कि इस पूरी बुक में स्टेटमेंट का मतलब 2 चीज़ों से होता है बच्चे, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा हमारा क्या है? बैलेंस शीट के बाद P&L। ठीक, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या था? पोजीशन स्टेटमेंट, जबकि P&L का दूसरा नाम क्या था? इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, सबसे पहले कंपेरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बताया था। कंपनी की बैलेंस शीट, मैंने बोला कि बच्चे कंपनी की बैलेंस शीट उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनेगी जैसे आपने 11th में बनाई थी। कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए कंपनी एक्ट में प्रोविज़न दे रखे। कहाँ पे बताया गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? तो पार्ट 1, ये इंपॉर्टेंट था 1 नंबर के लिए। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो रहा पक्का? ठीक, तो कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए अब मैं प्रॉपर नहीं बनाऊंगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट बच्चे मैंने क्या कहा था? ये सबसे पहले आते एक हेडिंग बनाएंगे हम, इक्विटी एंड लायबिलिटी की। इक्विटी एंड लायबिलिटी एक मेजर हेडिंग है। इसमें कुछ हेड्स होंगे। हेड्स नाम क्या था? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। दूसरा मैंने आपको बताया नॉन करंट लायबिलिटी, मैं NCL लिख दूँ, नॉन करंट लायबिलिटी। देन थर्ड करंट लायबिलिटी, मैं CL लिख रहा हूँ, आपको याद ही होगा करंट लायबिलिटी। देन टोटल ऑफ A। इसके बाद मैंने एक हेडिंग बनाई थी बच्चे एसेट्स की। मैंने बोला था कैपिटल लेटर में लिखना है। एसेट्स में 2 हेड थे बच्चे, एक नॉन करंट एसेट्स NCA नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स CA। मैंने बोला कि जो भी इनका टोटल होगा बच्चे, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड
टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड वो हमेशा इक्वल होगा टोटल ऑफ एसेट्स के। क्लियर हो गया। अच्छा, इन 5 चीज़ों को मैंने क्या नाम दिया था बच्चे? इनको नाम दिया था मेजर हेड का। क्लियर। तो इतनी बात सीखी थी, आज इससे आगे बढ़ते। ठीक, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपेरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी। मैंने कंपेरेटिव स्टेटमेंट में 2 चीज़ें बताई थी, एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा क्या था, कंपेरेटिव P&L। तो अभी P&L के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया आपको, अभी सिर्फ कंपेरेटिव बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट बच्चे 4 नंबर में आएगा पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसे ना। कंपेरेटिव बैलेंस शीट, सर ये है क्या? इसमें हमने बैलेंस शीट बनाना तो सीख लिया कैसे बनेगी। अब बात आती है सर कंपेरेटिव का मतलब। बच्चे कंपेरेटिव अपने आप में एक वर्ड डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि हमने यहाँ पे कंपेयर करना है बैलेंस शीट के बीच में। बच्चे कंपेयर करने के लिए हमेशा याद रखना कि कंपेयर करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 डाटा होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट को हम कंपेयर तो कर लेंगे, बट हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट होना ज़रूरी है। क्लियर। तो बच्चे होगा क्या, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर में 2 साल की बैलेंस शीट देगा और बोलेगा 2 साल की बैलेंस शीट देने के बाद कि आप इन्हें कंपेयर करो। क्लियर। तो 2 साल की पहले मैं बताया तो सवाल कैसा आएगा, पहले एक बार 2 साल की बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसने आपको बोला कि 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है। ये बच्चे क्वेश्चन है, 2 साल की बैलेंस शीट आपको गिवन है। लेट से मैं ईयर लेता हूँ कौन सा, 2019 और 2020। ठीक है, पर्टिकुलर ऊपर बैलेंस शीट दे रखी है ना। क्वेश्चन ने बोला कि 2 साल की बैलेंस शीट है। चलो एक बार पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पूरा लिख लेना आप। इसमें सबसे पहले क्या था बच्चे, शेयर होल्डर फंड लिख लेना आप। दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी और तीसरा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा टोटल ऑफ ए। ठीक, फिर हमने दूसरी हेडिंग डालनी है, मेजर हेडिंग, जिसका नाम क्या होगा, एसेट्स। इस एसेट्स में मेजर हेड कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है, चलो तो एक बार फिल कर लेते हैं। मैंने ट्राई करा है कि हर एक कंसेप्ट इसी एक एग्जांपल में आपका क्लियर हो जाए। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने बोला बच्चे कि आपको नीचे एक 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है 2019 और 2020 की, जो कि इस प्रकार है। अब आपको इसकी मदद से क्या बनाना है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। पक्का 2 साल की बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें उसकी हेल्प से क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी हेल्प से कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी होगी। तो चलिए, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बच्चे जब आप फाइनल आंसर करोगे अपनी आंसर शीट में, तो आपको ये जो बैलेंस शीट है बच्चे, जो गिवन बैलेंस शीट है, ये हूबहू कॉपी कर लेनी है अपनी आंसर शीट में। इतना तो कॉपी करना ही है, बट हाँ, इसके अलावा आपको 2 कॉलम और ऐड करने हैं। कितने कॉलम ऐड करने बेटा, 2। एक पहला कॉलम का हम नाम देंगे एब्सोल्यूट चेंज का। पहला कॉलम क्या बना, एब्सोल्यूट स्पेल कर रहा हूँ मैं इसे, ABSOLUT, एब्सोल्यूट चेंजेस। अच्छा, एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब क्या होता है सर बच्चे, इट मीन्स चेंजेस इन अमाउंट, कि अमाउंट में कितना चेंज आया है। ठीक, और दूसरा कॉलम बनाना है अपने परसेंटेज चेंज का, बस।
चलिए, तो दूसरा कॉलम कौन सा बनाना बेटा आपने? दूसरा कॉलम बनाना है आपने परसेंटेज चेंज का। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेंज, एब्सोल्यूट चेंज में आपने क्या करना है कि अमाउंट में कितना चेंज आया है बताओ बेटा। पहले अमाउंट था 5, अब कितना हो गया 10, तो कितना चेंज आ रहा है? 5 रुपये का चेंज आ रहा है। क्लियर हो रहा है पक्का? अच्छा, ये चेंज आपने कैसे करा? आप 5 रुपये कैसे लाए? आई थिंक इसमें जो 2 ईयर है बच्चे 19 और 20, तो इनमें से लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2020, तो इसे हम करंट ईयर मानते हैं बच्चे, CY, और ये जो इससे पहले वाला ईयर है उसे प्रीवियस ईयर PY से डिनोट करेंगे। ठीक, तो आपने क्या करा बच्चे, करंट ईयर के अमाउंट में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस करा है। क्या करा है? करंट ईयर के अमाउंट में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस कर दिया, तभी तो 10 में से 5 माइनस करा, कितना आया? 5। ठीक, तो अब 3 में से 3 गए, कुछ भी नहीं आया सर, नील है। अच्छा, 1 में से 2 गए, तो बच्चे 1 में से 2 गए, मतलब 1 - 2 करेंगे, तो जो आंसर आएगा बेटा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? 1, बट माइनस में आया। ठीक है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया हमें। अच्छा, फिर 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4, है ना, बहुत इजी चीज़। 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, माइनस में से 0 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चे माइनस का 3। अच्छा, माइनस को अकाउंट में याद रखना बच्चे आपने, माइनस को अकाउंट में ब्रैकेट में दिखाते हैं। मींस अगर हमने किसी चीज़ को ब्रैकेट में दिखा दिया अकाउंट में, इट मीन्स वो माइनस में। क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चे। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। मैं 14 में से 10 को माइनस करता हूँ तो कितना आया? 4। अब बात आती है कि सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। बेटा ये पूछना चाह रहा है आपसे कि जो चेंज आया, जो चेंज है 5 रुपये का जो चेंज है, ये परसेंटेज में कितना है। तो अगर आप बात करो ये जो चेंज आया वो कितना परसेंट है। बच्चे हमेशा याद रखना कि चेंज कहाँ से आता है? चेंज आता है हमेशा प्रीवियस ईयर से। मतलब हमेशा जो चेंज होगा बच्चे वो पहले की तुलना में आएगा। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरी हाइट पहले 5 फुट थी, अब मेरी हाइट 6 फुट हो गई, तो बताओ कितना चेंज आया? 1 फुट। अच्छा, ये चेंज कहाँ से आया? पहले से, 1 साल पहले से। जब 1 साल पहले उसकी 4 फुट थी या 5 फुट थी, 5 फुट से जब उसकी 6 फुट हुई तो ही तो चेंज आया ना, या 6 फुट से कुछ हुई नहीं? 6 फुट से तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 फुट से 6 फुट हुआ, यानी कि पीछे से चेंज आया है। अच्छा, कोई बोले कि सर पहले मेरे नंबर पिछले साल 80% थे, अब मेरे नंबर इस बार 90% आए, तो बताओ कितना चेंज आया बच्चे? 10%। कैसे चेंज आया? प्रीवियस ईयर से इस ईयर में। तो चेंज हमेशा पिछले साल से आता है। क्लियर? तो बच्चे इसका बड़ा इजी एक फार्मूला बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चेंज जो आया अमाउंट में, चेंज जो अमाउंट में आया मीन्स 5। अब ये चेंज कहाँ से आया? प्रीवियस ईयर से। ये चेंज कहाँ से आया बेटा? ये चेंज आया प्रीवियस ईयर से, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इनटू में 100 कर देना। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? हम लिखेंगे कैसे इसे बच्चे? ये 100% चेंज आया। सर कैसे? बिल्कुल बताता हूँ। चेंज कितना आया था? अमाउंट 5, ये 5 चेंज आया, यहाँ पे आया। अच्छा, प्रीवियस ईयर कितना था? ये प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो इसमें प्रीवियस ईयर कितना है अमाउंट? 5 इंटू में 100। तो जब 5 से 5 कट गया तो कितना बचा रहेगा बेटा? 100%। क्लियर? अच्छा, ये कितना परसेंट आया सर? ये बेटा नील ही रहेगा। सर नील कैसे? अच्छा, ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, ये आपको पेपर में नहीं दिखानी है, आपने सिर्फ पेपर में ये पोर्शन दिखाना है। ठीक, तो बेटा चेंज कितना था? 0 अपॉन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना? 3 इंटू में 100। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे कितना चेंज आया बच्चे? ये आया 50%, बट आया माइनस में। किस में आया ये? माइनस में। सर माइनस में कैसे आया? बेटा देखो, चेंज कितना था? -1 अपॉन में 2, प्रीवियस ईयर 2 इंटू में 100। तो 2 से 100 को जब हम कट करेंगे तो 50, और -1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50%। ये कितना परसेंट है? अब आप कर लोगे आई थिंक 40%। ये कितना परसेंट है? 100%। और ये कितना परसेंट है बेटा? ये भी पूरा 100% है, बट ये किस में? माइनस में।
तो ये माइनस में कैसे, इसे देख लेते हैं। तो वो चेंज आया -3, क्योंकि 0 में से आपने 3 माइनस करा था, अपॉन में 3 क्योंकि प्रीवियस ईयर 3 है, इंटू में 100। 3 से 3 गया बट यहाँ पे माइनस का चिन्ह रह गया, तो माइनस के 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100% आएगा, और ये आया आपका 40%। 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100। क्लियर हुआ बच्चे? ये पेपर में अगर आएगी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अभी इस पर 1-2 सवाल और करेंगे हम, ताकि हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाए इसे, बड़े इजी तरीके से। देन आप अपनी बुक के सारे सवाल कर सकते हो, बट अभी नहीं करना, अभी सिर्फ इस पर फोकस करना है। क्लियर हुआ? तो आज कंपेरेटिव बैलेंस शीट में आपको मैंने क्या बताया, आपको बैलेंस शीट 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी। 2 साल की बैलेंस शीट में की मदद से 2 साल की बैलेंस शीट की मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है उसमें 2 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। पहला कॉलम एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा कॉलम परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है ना, चेंज इन अमाउंट, कि अमाउंट में कितना चेंज आया। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, जो चेंज आया वो प्रीवियस ईयर की तुलना में कितना % है। क्लियर? तो बड़ा इजी है, इसे आप कर लेना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में नोट कर लेना आप इसे। अब इसके बाद मैं लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ आज का। अब बात आती है कि सर ये तो हमें कंपेरेटिव, अब बात आती है सर हमें कंपेरेटिव तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर हमें कंपेरेटिव बैलेंस शीट तो बनानी आ गई, अभी इसमें हमने सवाल करने, प्रैक्टिस करनी है। इसमें थोड़े से 1-2 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं ही कराऊंगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अब बात आती है सर कंपेरेटिव बैलेंस शीट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसमें आपने कंपेरेटिव P&L के बारे में बोला था कुछ, तो कंपेरेटिव P&L बता दो एक बार। कंपेरेटिव P&L बेटा सेम वे जैसे मैंने कंपेरेटिव बैलेंस शीट बताने से पहले कंपनी की क्या बताई थी, आपको बैलेंस शीट बताई थी। सेम वे कंपेरेटिव P&L बताने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कंपनी का P&L कैसे बनेगा। तो मैं बात करूँ अगर कंपनी के P&L की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो इसका भी एक सेट फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो इसे कंपनी की P&L को भी कंपनी एक्ट ने बताया कि किस तरीके से करना है। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू REVENUE, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है बेटा, सेल को बोलते हैं। सेल को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। सर सेल मतलब बेटा देखो समझो, सेल हमेशा याद रखना, सेल जो होती है वो सिर्फ गुड्स की होती है। अब गुड्स क्या होता है, बिजनेस में जिस भी चीज़ का हम व्यापार करते हैं, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। मतलब अगर मान लो मेरा बिजनेस पेन बनाने का है, पेन बेचने का है, तो बच्चे मैं किस में डील कर रहा हूँ, किस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, पेन का। तो पेन मेरे लिए क्या होगा, पेन मेरे लिए गुड्स होगा। क्लियर? और अगर मैं गुड्स को बेच रहा हूँ तो ही हम उसे सेल करेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, सेल। देखो बिजनेस में तो बहुत सारी एसेट्स होती है ना, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, बट अगर मैं उसका बिजनेस तो नहीं कर रहा, अगर बाई चांस, तो हो सकता है मैं उसे बेच रहा हूँ। अगर मैंने गुड्स के अलावा कोई और एसेट्स पे की, तो बेटा उस समय हम सेल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सेल का वर्ड जो हमने यूज़ करना है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ करता है अकाउंट में। क्लियर? अगर हमने गुड्स बेचा है तो हम सेल वर्ड यूज़ करेंगे, अगर गुड्स के अलावा कोई और एसेट बेची है तो सेल वर्ड यूज़ नहीं करते। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आई थिंक आपने 11th में अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, नहीं करा तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो सेल क्या होती है बेटा, इसे अगर हम पढ़े, रेवेन्यू मीन्स होता है, हिंदी में से आगम कहते हैं, जो हमारे पास आया। मीन्स मान लो बच्चे ये 10 रुपये का पेन है, मान लिया मैंने, ये पेन कितने का है, 10 रुपीज़ का।
जब मैंने इसे बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़, मैंने इसे बेचा तो मेरे पास कितने रुपए आए, 10 रुपीज़। तो ये जो मेरे पे 10 रुपीज़ आए दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, जो मेरे पास आया। रेवेन्यू क्लियर हो गया, जो इसे बेचने पे मेरे पे आया वो मेरा रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है बच्चे जिस चीज़ का हम काम करते हैं। मीन्स जैसे मैंने पेन बेचा तो मैं पेन का बिजनेस करता था, तो पेन बेचने से जो मेरे पे पैसा आया, क्लियर, तो उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल बोलते हैं इसे दूसरे वर्ड में, बट आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही याद रखना है बेटा। इसके अलावा दूसरी हमारी इनकम होती है अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम्स, इससे बनता है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, क्लियर, मतलब टोटल में हमारे पास कितना पैसा आया। अब बात आती है सर ये अदर इनकम कैसे, बच्चे जैसे मैंने बोला कि जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं अगर उससे कुछ पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। बट कई बार हमारे पास बिजनेस में गुड्स को बेचने के अलावा भी बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे रेवेन्यू आते हैं। सर वो कैसे, बच्चे मान लो मेरा बिजनेस तो पेन का था, ठीक, बट मेरे बिजनेस में कुछ पैसा था, मैंने उसके बैंक में एफडी करा दी। क्या करा दी मैंने, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, मतलब बैंक में पैसा जमा करा दिया। तो बैंक उस पैसे पे जो मैंने जमा कराया कुछ इंटरेस्ट मुझे दे रहा है। क्या कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा, जब वो इंटरेस्ट दे रहा तो क्या मैंने बैंक को कुछ सेल करा, गुड्स तो नहीं बेची ना, बट इनकम तो है हमारी। तो ये जो इनकम आई इंटरेस्ट के नाम से, उसे हम क्या बोलेंगे, अदर इनकम में आएगा। तो ऐसे बहुत सारी इनकम हो सकती है। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में कोई खाली जगह पड़ी हुई थी, मैंने उसे रेंट पे दे दिया, तो वहाँ से रेंट आ रहा है तो इनकम, बट क्या मैंने उसे कोई गुड्स बेचा, नहीं, वो इनकम है बट वो अदर इनकम में आएगी। क्लियर हो गया। तो इससे बनता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से मैं लेस करता हूँ एक्सपेंस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे सब सारे लेस कर देंगे। बेटा एक्सपेंस लेस करने के बाद हमारा आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फोर टैक्स। सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स बेटा प्रॉफिट जो टैक्स से पहले का है, ठीक। तो अभी मतलब हमने टैक्स नहीं दिया, अब जब हम टैक्स देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स देंगे तो जो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचेगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे पीबीटी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसे पीएटी बोलते हैं, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। बच्चे एक बात का और ध्यान रखना आपने कि जो टैक्स चार्ज किया जाएगा ये कुछ परसेंटेज होती है, लेट से 30%, 40%, ये गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी टैक्स परसेंटेज होगा वो परसेंटेज हमेशा इस अमाउंट पे लगेगी, मतलब प्रॉफिट पे निकलेगा। जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा, हमेशा प्रॉफिट पे। आप कभी भी उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे मत लेना, मतलब परसेंटेज उस पर नहीं लगानी, ना ही अदर इनकम पे लगानी, ना ही टोटल रेवेन्यू पे, ठीक। आपने जो टैक्स निकालने के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो प्रॉफिट पे करना है हमेशा। क्लियर हो गया। चलिए, तो कंपनी का P&L बच्चे इसी फॉर्मेट में बनेगा। ये आपका पूरा फॉर्मेट है कंपनी के P&L का, जिसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम ऐड करते हैं। इस दोनों को जोड़ने से हमें बनती है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमें आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर जो परसेंटेज गिवन होगी क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट बिकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, आप इसे याद कर लेना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। एक बार अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो आई वांट कि आप सभी बिल्कुल अपने कमेंट वीडियो के नीचे लिखना, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे हो इस स्टडी को। तो चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू।